आप सभी लोगों का रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने विद्युत रासायनिक श्रेणी के विषय में पढ़ा था और उसके कुछ न्यूमेरिकल बच्चों लगाए थे। आज बच्चों उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर का सबसे लास्ट पड़ाव पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोगों को सेल संबंधी जानकारी करनी है। बच्चों, स्टार्टिंग में याद होगा, जब हम स्टार्टिंग में जब वीडियो बना रहे थे तो आपको हमने बताया था कि सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल, एक द्वितीयक सेल। तो बच्चों, अगर हम बात करें सेल की तो ध्यान देना इसमें। अगर हम बात करें सेल की, किसकी बच्चों बात करें? सेल की। तो जो सेल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। एक कौन सा बच्चों होता है? प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। बच्चों, जो प्राथमिक सेल होते हैं, प्राथमिक सेल, उनको बार बार चार्ज करके प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। मतलब चार्जिंग करके उनको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। और जो द्वितीयक सेल होते हैं, इनको बार बार चार्ज करके हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो कुल मिला के जो प्राथमिक सेल होते हैं, इनको एक बार प्रयोग करने के बाद में पुनः चार्ज करके प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। जबकि जो द्वितीयक सेल होते हैं, इनको बार बार चार्ज करके भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे अगर हम प्राथमिक सेल की बात करें तो प्राथमिक सेल में एग्जाम्पल है आपका शुष्क सेल का। और अगर हम बात करें द्वितीयक सेल की तो इसमें आ जाता है आपका लेड स्टोरेज बैटरी, लेड बैटरी। तो बच्चों, हम लोग बारी बारी से सेल के विषय में पढ़ेंगे। प्राथमिक सेल में हमें पढ़ना है शुष्क सेल और द्वितीयक सेल में हमें पढ़ना है लेड स्टोरेज बैटरी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग प्राथमिक सेल में शुष्क सेल आज हम लोगों को पढ़ना है बच्चों। क्या? शुष्क सेल यानी ड्राई सेल। हाँ, तो बच्चों ये मैंने ड्राई सेल का फिगर बना कर रख दिया है। ड्राई सेल के फिगर को आप लोग समझिए। इसमें होता क्या है, इसमें बच्चों एक जिंक का कंटेनर लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? एक जिंक का कंटेनर लेते हैं, अर्थात जिंक का एक पात्र लेते हैं। जरा ध्यान समझो, इसमें क्या होता है? जिंक का कंटेनर होता है, यानी जिंक का एक पात्र होता है। बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जिंक कंटेनर है, जिंक का एक पात्र है। जिंक कंटेनर जो किसका काम करता है? जो काम करता है एनोड का। जरा ध्यान समझिए, ड्राई सेल में क्या होता है? एक जिंक का कंटेनर होता है जो किसका काम करता है? जो काम करता है एनोड का। किसका काम करता है बच्चों? एनोड का। जिंक का कंटेनर जो कि एनोड का काम करता है। और इसमें ये जो आप ये वाली रॉड देख रहे हो, ये ग्रेफाइट की रॉड होती है। किसकी रॉड होती है बच्चों? ग्रेफाइट की रॉड होती है, जो कार्बन चूर्ण में धसी होती है। MnO2 और कार्बन चूर्ण में धसी होती है। जरा ध्यान समझो, ड्राई सेल में एक जिंक का कंटेनर लेते हैं और जिंक के कंटेनर किसका काम करता है बच्चों? ये जिंक का कंटेनर किसका काम कर रहा है? एनोड का काम कर रहा है। और इसमें जो ये ग्रेफाइट की रॉड होती है, ये कार्बन चूर्ण में धसी रहती है, कार्बन चूर्ण में धसी रहती है। बच्चों इसमें जरा ध्यान देना, ये देखो जिंक कंटेनर मैंने लिख दिया है। जिंक कंटेनर जो किसका काम कर रहा है? एनोड का काम कर रहा है। और ये जो होती है कि कार्बन इलेक्ट्रोड, मतलब ग्रेफाइट की रॉड होती है, जो किसका काम करती है? कैथोड का काम करती है। ये ब्रॉस कैप लगी है यहाँ पर। आप लोग देखते होंगे जब भी आप एवरेडी का या निप्पो का सेल लाते हो तो उसके ऊपर एक कैप लगी होती है, तो ये ब्रॉस कैप है बच्चों। ये पिच सील है। और इसमें क्या होता है? ये ग्रेफाइट की छड़ MnO2 और कार्बन पाउडर में धसी होती है। इनके बीच में जरा ध्यान देना, यहाँ पर जैसे कार्बन है तो MnO2, और देखो ऐसा होता है ना, ये आपका एनोड है, ये जिंक कंटेनर एनोड है और ये कैथोड है। तो इनके बीच में यहाँ पर ये क्या होता है? कार्बन पाउडर भरा होता है। और कार्बन पाउडर
और ग्रेफाइट के बीच में MnO2 तथा NH4Cl या ZnCl2 का पेस्ट भरा होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो ये आपका ग्रेफाइट की रॉड है और कार्बन चूर्ण के बीच में MnO2 तथा NH4Cl अथवा ZnCl2 का पेस्ट भरा रहता है। तो बच्चों ये एक ऐसा सेल है जिसको एक बार प्रयोग करके पुनः चार्ज करके प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। ये प्राथमिक सेल होता है, इसको एक बार प्रयोग करके पुनः चार्ज करके प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसमें अगर नॉर्मली तौर पे पेपर में आ जाए तो पेपर में आपको करना क्या है, एक इस टाइप का डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में आपको लिख देना है कि शुष्क सेल में एक जिंक का कंटेनर होता है, जिंक का एक पात्र होता है जिसमें जो किसका काम करता है, एनोड का काम करता है। एक जिंक का एक पात्र होता है जो किसका काम करता है, एनोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। तथा एक ग्रेफाइट की रॉड लेते हैं या ग्रेफाइट की एक छड़ लेते हैं जो कार्बन चूर्ण में क्या होती है, MnO2 व कार्बन चूर्ण में कैसी होती है, धसी होती है। ध्यान समझो, एक जिंक का पात्र होता है जो किसका काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है। और ये ग्रेफाइट की रॉड होती है। कौन सी रॉड, ग्रेफाइट की रॉड, जो कार्बन चूर्ण तथा MnO2 में धसी हुई होती है, जो किसका काम करती है, जो काम करती है कैथोड का। अब बच्चों कार्बन पाउडर और ग्रेफाइट के रॉड के बीच में MnO2 के साथ साथ NH4Cl या ZnCl2 का पेस्ट भर दिया जाता है। पेस्ट भरने के बाद में देखिए ये काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। देखिए सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले हम एनोड पर रिएक्शन लिख रहे हैं। एनोड पर रिएक्शन क्या होगी बच्चों, एनोड पर क्या होगा, जो जिंक कंटेनर है वो Zn++ में कन्वर्ट होगा। Zn जो है वो Zn++ में कन्वर्ट होगा, यानी जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। जिंक का कंटेनर किसका काम करता है, Zn आयन में परिवर्तित होकर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करता है। अच्छा, कैथोड पर बच्चों क्या रिएक्शन होती है, जरा कैथोड की बात कर लें तो कैथोड पर बच्चों क्या होगा। एक तो कैथोड पर क्या है बच्चों, कैथोड पर जरा ध्यान देना, कैथोड पर बच्चों MnO2 है, क्या है MnO2 और प्लस हमने कहा इसका मिश्रण लेते हैं NH4Cl या ZnCl2 का। तो NH4Cl में Cl को लीव कर दो तो NH4+ बनेगा। तो यहाँ पर NH4+ और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ये पार्टिसिपेट करता है। पार्टिसिपेट करके यहाँ से बनाएगा क्या, जरा ध्यान देना, ये बनाएगा MnO(OH), क्या बनाएगा MnO(OH) और प्लस यहाँ से अमोनिया गैस निकलती है। अब बेटा आप लोगों ने तो देखा होगा कि सेल से तो कोई अमोनिया की स्मेल नहीं आती है। क्यों नहीं आती, उसका कारण ये है कि आप देख रहे हो एनोड पर जिंक जो है, जिंक कंटेनर वो Zn आयन में परिवर्तित होकर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है। जिंक का कंटेनर Zn आयन में कन्वर्ट होकर 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। और कैथोड में MnO2 और NH4+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहे हैं, MnO(OH) बना रहे हैं और यहाँ से अमोनिया गैस निकल रही है। ये बच्चों जो अमोनिया गैस है इसकी स्मेल आनी चाहिए, परंतु स्मेल नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि ये जो अमोनिया है ये रिएक्ट करेगी Zn++ से। जरा ध्यान देना, Zn++ 4NH3 टेंस टू बन जाता है ZnNH3 का होल 4 और इस पर चार्ज लग जाएगा +2। तो ये बच्चों बन जाता है, ये बन जाएगा। ये क्या है, एक संकर आयन बनता है। संकर आयन बनने के कारण ड्राई सेल से कोई भी स्मेल हमें नहीं प्राप्त होती है। तो बच्चों ये था आपका शुष्क सेल। शुष्क सेल में आपको इस प्रकार से डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाने के बाद में इसमें लिख देना है, क्या लिख देना है कि शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है, इसे एक बार प्रयोग करने के पश्चात पुनः चार्ज करके प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इस सेल में एक जिंक का पात्र लेते हैं जो किसका काम करता है, जो काम करता है किसका, एनोड का।
तथा एक ग्रेफाइट की राड होती है जो MnO2 व कार्बन पाउडर में धसी रहती है और किसका काम करती है, कैथोड का काम करती है। ग्रेफाइट मतलब एनोड और कैथोड को पृथक करने के लिए कार्बन चूर्ण और ग्रेफाइट की राड के बीच में MnO2 और NH4Cl अथवा ZnCl2 का पेस्ट भरा रहता है। और बच्चों बाकी तो चीजें आपको हमने बताई थी कि कैथोड पर कौन सी अपक्रिया होगी, एनोड पर कौन सी अपक्रिया होगी। कैथोड और एनोड पर होने वाली अपक्रियाएं भी हमने आपके सामने लिख दी। इस सेल का बच्चों जो विभव होता है, इस सेल का, शुष्क सेल का, इस सेल का विभव, इस सेल का विभव वो सामान्यतः कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट होता है। इस सेल का जो विभव होता है वो कितना होता है बच्चों, 1.5 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को शुष्क सेल समझ में आया होगा। तो बच्चों अब शुष्क सेल के बाद में बच्चों बारी आती है सीसा संचायक सेल की। किसकी बारी आती है, सीसा संचायक सेल की। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल क्या होता है। अब चलिए इसके बाद में सीसा संचायक सेल की बात करेंगे बच्चों। लिखेंगे सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल यानी इसको बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। अब बात करेंगे बच्चों सीसा संचायक सेल यानी लेड स्टोरेज बैटरी की। लेड स्टोरेज बैटरी क्या है, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं बच्चों। लेड स्टोरेज बैटरी, इसमें बच्चों थोड़ा सा लिखे दे रहे हैं, यह एक द्वितीयक, यह एक द्वितीयक सेल है जो एक बार प्रयोग करने, जो एक बार प्रयोग करने के पश्चात पुनः आवेशित करके बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, इस सेल में निम्नलिखित घटक होते हैं। नंबर 1, एनोड किसका होगा, एनोड होता है लेड धातु का, Pb धातु का। नंबर 2, कैथोड किसका होता है बच्चों, कैथोड होता है Pb/PbO2 का, संयुग्मन का।
और तीसरा नंबर है विद्युत अपघट। विद्युत अपघट विद्युत अपघट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं 38% W/W H2SO4, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसकी महत्वपूर्ण है इसकी अभिक्रियाएं। तो अभिक्रियाएं देखिए, जब यह सेल विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए प्रयोग हो रही हो तो इस पर निम्न क्रियाएं होती हैं। निम्न क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं बच्चों, जरा ध्यान देना। यहाँ पर निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। पहली अभिक्रिया देखिए जरा, क्या होगी? PbPbSO4 38 से 40% H2SO4 PbO2/PbSO4। बच्चों जरा ध्यान देना, इसका E0 का मान होता है 2.041 वोल्ट, ये होता है। ये बच्चों होता है कैथोड और ये है आपका एनोड। एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव। चलिए जरा रिएक्शन देख लीजिए इस प्रकार का। तो ये आपका सेल है, ये क्या है बच्चों? ये आप जो देख रहे हो ये क्या है? ये सेल है। ये बच्चों क्या है? ये सेल है, ये पूरा का पूरा सेल है। अब चलिए अभिक्रियाओं की बात कर लेते हैं। तो अभिक्रियाएं जरा देख लीजिए। एनोड पर क्या होगी? एनोड किसका है बच्चों? लेड का। तो Pb ये रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा? HSO4 माइनस प्लस H2O tends to PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H3O प्लस, और यहाँ इसका जो E0 का मान है वो 2.041 वोल्ट है। ये हो गया एनोड पर। अब कैथोड पर लिखेंगे। कैथोड पर बच्चों क्या होगा, जरा ध्यान देना। PbO2 प्लस HSO4 माइनस प्लस 3H3O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टेंस टू PbSO4 प्लस 5H2O। ये तो होगा। आओ इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, जो लेड एनोड का है, एनोड है बच्चों, जरा ध्यान देना। इस समीकरण को तो आपने लिख लिया है, अब समीकरण को समझ लेते हैं। देखिए एनोड का है लेड का। तो लेड HSO4 यहाँ पे 38% है, मतलब 38 से 40% है। तो इसके अतिरिक्त क्या होगा? बाकी से क्या होगा? पानी होगा। तो देखिए HSO4 माइनस और H2O से ये पार्टिसिपेट करके क्या बनाता है? देखो जरा, Pb को SO4 चाहिए, तो Pb क्या करता है, जरा ध्यान देना। Pb अपने यहाँ से H प्लस और निकलेगा, तो SO4 डबल माइनस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे?
SO4 डबल माइनस। अब यहाँ से ये अपने से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो ये Pb प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये Pb प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस से रिएक्ट करके PbSO4 बना लेगा। बच्चों इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। फिर से एक बार समझो, आओ इधर देखो, इधर सबसे पहले क्या करेगा, Pb अपने से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Pb प्लस प्लस में। तो ये अपने से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और Pb प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो निकाले हैं वो ये रहे, देखो जरा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये Pb प्लस प्लस और यहाँ से ये H प्लस निकलेगा तो SO4 डबल माइनस माइनस हो जाएंगे। SO4 डबल माइनस Pb प्लस प्लस से रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, PbSO4 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, PbSO4 बना लेंगे। हाँ तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो रहे हैं और ये जो H प्लस था वो H प्लस ये गेन करके H3O प्लस बना रहा। इधर नीचे वाले में देख लीजिए, ये PbO2 है, ये HSO4 और 3H3O प्लस से रिएक्ट करता है। जरा ध्यान देना, 1 माइनस का ये है, 2 माइनस का ये है, तो माइनस के हो गए टोटल 3 और यहाँ पे प्लस के आपके 3 हैं तो 3 चार्ज कैंसिल हो गए। ये जो Pb है ये SO4 माइनस माइनस से, जरा ध्यान देना, यहाँ भी ऐसे ही होगा, इससे ये हटेगा और PbSO4 से रिएक्ट करके PbSO4 बनाएगा और 3 का 9H ये हैं, एक ये 10H और आपके O कितने हो जाएंगे, 2 ये हैं और 3 ये 5, तो ये बना लेगा 5H2O। तो ये हो जाएगी बच्चों लेड स्टोरेज बैटरी की पहली रिएक्शन। लेड स्टोरेज बैटरी की पहली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा है बच्चों, सेल आपका क्या हो रहा है, सेल आपका चार्ज हो रहा है, मतलब प्रयोग में आ रहा है। अब जब सेल को पुनः आवेशित किया जाता है, मान लीजिए सेल को चार्ज करें, ये तो जब सेल चार्ज था तब उसमें क्या अभिक्रिया हुई, वो अभिक्रिया लिखी है। और दूसरा लिखेंगे जब सेल को पुनः आवेशित किया जाता है तो उपरोक्त के विपरीत अभिक्रिया होती है, विपरीत अभिक्रिया होती है उपरोक्त के विपरीत अभिक्रिया होती है। देखिए क्या हो जाएगा, 2PbSO4 प्लस 2H2O टेंड्स टू आवेशन बन जाएगा Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस प्लस 2SO4 माइनस माइनस, ये बन जाता है। जब बच्चों सेल को, जब चार्ज सेल है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, मतलब चार्ज सेल से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही, तो उसमें कुछ ये अभिक्रिया होगी कि आपका जो एनोड है, एनोड लेड का है, लेड से क्या बन जाएगा, PbSO4, कैथोड PbO2 से क्या बन जाएगा, PbSO4। परंतु जब वह सेल डिस्चार्ज हो जाएगा और उसको हम चार्ज करेंगे तो चार्ज अवस्था में हमें क्या मिलेगा, जरा देखिए ध्यान देना, PbSO4 है तो PbSO4 को ये जब हम आवेशित करते हैं तो PbSO4 पुनः क्या बना देता है, Pb बना देगा और क्या बना देगा, PbO2 बना देगा। इस प्रकार से ये बन जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, मतलब जब चार्ज होगा तब PbO2 होगा, उससे PbSO4 बनेगा, तब जब PbSO4 बन जाएगा तो डिस्चार्ज हो जाता है सर, और जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर से उसको आवेशन जब करेंगे, उसको आवेशित करेंगे तो फिर से आपको Pb और PbO2 मिल जाएगा। तो बच्चों ये था शुष्क सेल और सीसा संचायक सेल। शुष्क सेल और सीसा संचायक सेल के विषय में आपको हमने जानकारी दी है। बच्चों इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा।
हाँ तो बच्चों हम लोगों ने सीसा संचायक सेल पढ़ लिया है। अब सीसा संचायक सेल में कैथोड पर कौन सी रिएक्शंस होती है और एनोड पर कौन सी रिएक्शंस है, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब बच्चों आज हमें बात करनी है ईंधन सेल पर। किस पर बात करनी है? आज हमें बात करनी है ईंधन सेल पर। तो चलिए देखते हैं ईंधन सेल। हाँ तो बच्चों ये आपके सामने फ्यूल सेल का डायग्राम है। बच्चों फ्यूल सेल कुछ इस टाइप का सेल होता है। बच्चों ये देख लीजिए, आप लोगों की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि फ्यूल सेल से क्वेश्चन नॉर्मली तौर पे पूछे ही जाते हैं हर बोर्ड एग्जाम में। आप किसी भी सन का बोर्ड एग्जाम का पेपर ले लीजिए तो उन 7 सेटों में किसी न किसी सेट में ये पूछा ही जाता है। फ्यूल सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप लोगों के पर्टिकुलर सिलेबस में 3 सेल हैं। एक तो शुष्क सेल जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसके बाद में आपका आता है सीसा संचायक सेल जो कि हम पढ़ा चुके हैं। अब बात करनी है लास्ट सेल की, वो आपका लास्ट सेल है कौन सा? फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल से बच्चों नॉर्मली तौर पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फ्यूल सेल पर आप लोग कंसंट्रेट कीजिए कि फ्यूल सेल क्या होता है। देखिए फ्यूल सेल में कुल मिला के आपको इस प्रकार का एक डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हो कि हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस फ्लो कराई जाती है। ये प्लेटिनम कोटेड टाइटेनियम की स्क्रीन होती है। बच्चों यहाँ से देखिए हाइड्रोजन गैस बाहर आ रही है, यहाँ पे O2 प्लस H2O। और यहाँ पर ये जो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फ्यूल सेल में हम लोग देखो लिखा है इन सेलों में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किससे किया जाता है? गैसों जैसे किनसे? H2CO, CH4 इत्यादि के दहन से किया जाता है। और ये फ्यूल सेल जो होते हैं हमारे फ्यूल सेलों में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन H2CO और CH4 से। फिलहाल हमारा ये कौन सा है? H2O2 ईंधन सेल। H2O2 ईंधन सेल जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको इलेक्ट्रिसिटी तो मिलेगी, लेकिन अवशेष के रूप में जो बचता है वो बचता है आपका जल। अवशेष के रूप में क्या बचता है? जल। और ये जल इतना शुद्ध होता है कि आप लोग इसका पीने में भी उपयोग कर सकते हो। वैज्ञानिक ज्यादातर इसी सेल का प्रयोग करते हैं, और जब उन्हें आवश्यकता होती है तो इसमें अवशेष के रूप में जो H2O निकलता है उसका उपयोग वो लोग किस लिए करते हैं? पीने के लिए करते हैं। बच्चों आइए चलिए इसके विषय में थोड़ा सा हम लिख देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है उसके विषय में आपको पता चल जाए। तो चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको लिखना ही है, और ये डायग्राम पर आपको कंसंट्रेट करना है बहुत ज्यादा। बच्चों डायग्राम में आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि पेपर में आ जाएगा तो डायग्राम बनाना आवश्यक होगा। तो डायग्राम आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से बनाया गया है। ये आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है। आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन का ध्यान दीजिए। प्लेटिनम कोटेड टाइटेनियम स्किन है, इसका ध्यान दीजिए। H2O2 आपका डाला जा रहा है, इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। आइए चलिए चलते हैं इसके क्रिया। हाँ तो बच्चों ईंधन सेल पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ईंधन सेल देख लीजिए हमने बना भी दिया है आप लोगों को, और इस प्रकार से ईंधन सेल का आपको डायग्राम बनाना है। ईंधन सेल जो होते हैं, ईंधन सेलों में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन गैसों जैसे H2CO, CH4 के दहन से किया जाता है। बच्चों ये जो मैंने ईंधन सेल बनाया है ये H2O2 ईंधन सेल है। कौन सा है? H2O2 ईंधन सेल है। आइए चलिए इसके विषय में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है H2O2 ईंधन सेल। इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए आइए चलिए पढ़ते हैं। बच्चों H2O2 ईंधन सेल का प्रयोग अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में, जरा ध्यान सुनिए, H2O2 ये जो आपका ईंधन सेल है, H2O2 ईंधन सेल का प्रयोग अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत आपूर्ति के लिए किया गया था। किसमें किया गया था बच्चों? अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में। H2O2 जो ईंधन सेल है इसका प्रयोग कहाँ किया गया था? अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में किया गया था। किस लिए किया गया था? विद्युत आपूर्ति के लिए किया गया था। तो बच्चों H2O2 ईंधन सेल का प्रयोग कहाँ किया गया था? अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत आपूर्ति के लिए किया गया था। अब क्रिया में बनने वाले जल का उपयोग, और इसमें जो अपक्रिया होती है अवशेष के रूप में क्या बनता है बच्चों? जल, अभी बताया था। तो इसमें क्या होता है? अपक्रिया से बनने वाला उत्पाद कौन सा होता है? जल। जरा ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। हाँ
तो इसमें क्या लिखा है, अभिक्रिया में बनने वाले जल का उपयोग भी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पीने के लिए किया था। इसमें जो जल बनता है, जो जल बना था, उसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पीने में किया गया था, समझो। तो इसमें इसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो करते हैं, मतलब विद्युत ऊर्जा तो प्राप्त होती है, और विद्युत ऊर्जा प्राप्त होने के साथ साथ इसमें जो अवशेष के रूप में बच जाता है वो भी बेकार नहीं जाता, वेस्ट नहीं जाता। उसका उपयोग क्या है, उसमें अवशेष के रूप में जल बनता है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पीने के लिए भी किया गया था। आइए चलिए इस सेल के विषय में पढ़ लेते हैं। इस सेल में होता क्या क्या है वो जरा देखेंगे। आइए चलिए देखते हैं सेल के विषय में। ये हमने पहले से लिख रखा है ताकि समय बचाया जा सके, समय का अभाव है तो कम समय में हमें ज्यादा कुछ आपको देना है, इसलिए पहले से मेंशन करके रखते हैं। देखिए इसमें लिखा है इस सेल में H2 तथा O2, इस सेल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन H2 तथा O2 सांद्र NaOH विलयन में बुलबुलों के रूप में प्रवाहित की जाती है। जरा ध्यान समझो, इस सेल में H2 तथा O2, H2 और O2 सांद्र NaOH विलयन में बुलबुलों के रूप में क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। ध्यान समझो, इस सेल में क्या होता है, H2 तथा O2 सांद्र NaOH विलयन में बुलबुलों के रूप में प्रवाहित की जाती है। H2 तथा O2 हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन सांद्र NaOH विलयन में बुलबुलों के रूप में, किसके रूप में, बुलबुलों के रूप में। यहां से ध्यान देना जरा, इस सेल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन सांद्र NaOH विलयन में बुलबुलों के रूप में प्रवाहित की जाती है, जिसमें क्या होता है, सारंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड लगा होता है। जरा ध्यान देना, जिसमें क्या होता है, सारंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड लगा होता है। क्या लगा होता है, कार्बन इलेक्ट्रोड लगा होता है। बच्चों यहां समझना, एनोड के साथ उत्प्रेरक, एनोड के साथ में कौन सा उत्प्रेरक इस्तेमाल होता है, पीटी या पीडी चूर्ण। बच्चों ये उत्प्रेरक जो होते हैं थोड़े कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, इसलिए इसको जरा देख लीजिए। एनोड के साथ में, जो हमारा एनोड होता है उसके साथ में उत्प्रेरक पीडी या पीडी चूर्ण तथा कार्बन कैथोड के साथ तथा कार्बन, जरा ध्यान समझो, एनोड के साथ उत्प्रेरक कौन कौन, पीडी या पीटी तथा कार्बन, इतना काम होता है एनोड में। एनोड में क्या होता है, पीडी या पीडी चूर्ण तथा कार्बन। और कैथोड के साथ, इधर देखो जरा, कैथोड के साथ कौन सा उत्प्रेरक होता है, कोबाल्ट के साथ में सिल्वर या प्लेटिनम प्रयोग किया। तो उत्प्रेरक ध्यान देना, एनोड में कौन सा उत्प्रेरक, उस एनोड में उत्प्रेरक के रूप में पीटी या पीडी कार्बन के साथ में, पीटी या पीडी कार्बन के साथ में, और कैथोड में कोबाल्ट के साथ में सिल्वर या प्लेटिनम। बस इतना याद रखना, इसमें कार्बन के साथ में पीटी या पीडी है, पीटी या पीडी है, और इसमें कोबाल्ट के साथ में सिल्वर या प्लेटिनम है, प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों ध्यान देना, प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद सेल में होने वाली, जरा ध्यान देना, सेल में होने वाली अभिक्रियाएं निम्न है। कौन सी हैं, एनोड पर क्या है बच्चों, एनोड पर हाइड्रोजन NaOH के 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्ट करके क्या बनाता है भाई, ये 4 H हैं, और 4 H को 4 OH चाहिए, 4 OH मिलकर 4 H2O बना लेते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। 4 माइनस का है तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर ऑक्सीजन गैस जल से अपक्रिया करेगी, और जल से अपक्रिया करके पुनः 4 OH बना देगी, 4 इलेक्ट्रॉन लेकर 4 OH माइनस बना देगी। अब जब इन दोनों अपक्रियाओं को जोड़ते हैं तो जोड़ते समय बच्चों ध्यान देंगे, जरा ध्यान दो, देखो इन अपक्रियाओं को जोड़ेंगे तो भी सेल की अपक्रिया निकलेगी। तो देखो जोड़ते समय ये 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, और बच्चों ये 4 OH से 4 OH कैंसिल कर दो, और देखो ये 2 H2 ऐसे लिख लिया, ये O2 लिख दिया, ये 2 H2O इससे माइनस हो जाएंगे 4 H2O से, तो कितना बचेगा, 2 H2O। तो ये है सेल की अपक्रियाएं। बच्चों याद रखना, एनोड पर हाइड्रोजन जाती है जो 4 OH से रिएक्ट करके 4 H2O मॉलिक्यूल्स बनाती है, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। कैथोड पर ऑक्सीजन गैस जल से अपक्रिया करती है, 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ में 4 OH बनाती है। इन दोनों अपक्रियाओं को जोड़ते समय हम सेल की अपक्रिया लिखते हैं। आइए चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे क्या है, ईंधन सेल लगातार तब तक कार्य करती है, ईंधन सेल लगातार तब तक काम करती है जब तक ईंधन की आपूर्ति होती रहती है, जब तक ईंधन मिलता रहेगा तब तक ये कार्य करती रहेगी, जब तक ईंधन मिलता रहेगा तब तक कार्य करती रहेगी। आइए चलिए देख लेते हैं ईंधन सेल के लाभ। ईंधन सेल के क्या क्या लाभ है? तो ईंधन सेल के लाभ ये है कि इसकी दक्षता उच्च होती है, बहुत उच्च दक्षता होती है। इसकी दक्षता जो होती है 70 से 75% तक होती है, मतलब इससे आप विद्युत ऊर्जा 70 से 75% तक प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए निकालना है तो ये फार्मूला है आपका ईडा इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। डेल्टा जी क्या है? गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी परिवर्तन। अब डेल्टा जी अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हो माइनस एन एफ ई सेल से, आप लोगों को पढ़ाया था हमने किसमें, इसी चैप्टर में। तो ये आप डेल्टा जी निकाल सकते हो माइनस एन एफ ई सेल से, और डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन है। इसके बाद में सबसे पहली चीज तो ये है कि इसका लाभ ये है कि इसमें उच्च दक्षता होती है। क्या होती है? इसकी दक्षता बहुत उच्च होती है। दक्षता निकालना चाहो तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज ये है कि ये प्रदूषण रहित होता है, इसमें बच्चों कोई किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। और तीसरा ये है, ये ऊर्जा का निरंतर स्रोत है, इससे लगातार कंटिन्यूअस ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, कंटिन्यूअस ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। अब बच्चों इसमें कुछ सीमाएं हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं? चलिए मौखिक रूप से आपको बता दे रहे हैं। इसकी सीमा एक तो ये है कि इसमें जो उत्प्रेरक प्रयुक्त किए जाते हैं वो काफी महंगे हैं। उत्प्रेरक जो इसमें प्रयुक्त किए जा रहे हैं बच्चों, अभी हम लोग बात कर रहे थे उत्प्रेरक की, तो इसमें जो उत्प्रेरक प्रयुक्त किए जाते हैं वो उत्प्रेरक बच्चों थोड़े से महंगे, थोड़े क्या काफी महंगे हैं। इसमें जो उत्प्रेरक प्रयुक्त किए जाते हैं वो महंगे हैं। बच्चों जो इसमें उत्प्रेरक प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे आपने पढ़ा कि कार्बन के साथ में प्लेटिनम और पैलेडियम, ये भी काफी महंगा पड़ता है। कोबाल्ट के साथ में सिल्वर और प्लेटिनम, ये भी काफी महंगा पड़ता है। तो इसमें जो उत्प्रेरक प्रयुक्त किए जाते हैं वो काफी महंगे होते हैं। तो पहली तो सीमा ये हो गई, इसलिए इतने महंगे सेल का बना के यूज करना थोड़ा सा कठिन है। इसके बाद में इसमें जो प्रवाहित की जा रही हैं वो क्या गैसें प्रवाहित की जा रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संग्रहण करना भी काफी कठिन है भाई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब गैसों का संग्रहण कठिन है, गैसों को संग्रहित करके आपको ले जाना है, तो इसलिए ये गैसों का संग्रहण कठिन है। तो ये इसकी कुछ सीमाएं हैं। एक तो इसमें जो उत्प्रेरक प्रयोग किए जाते हैं वो काफी कॉस्टली हैं, और दूसरा जो गैसें प्रयोग की जा रही हैं गैसें, तो गैसों का संग्रहण करना कठिन है। तो बच्चों ये था आपका ईंधन सेल। अब बच्चों आप लोगों ने कंप्लीटली रूप से इस चैप्टर में सारे सेल्स पढ़ लिए हैं। आपका एक पहले सेल, इसके पहले हमने पढ़ाया था शुष्क सेल, और शुष्क सेल के बाद में हमने पढ़ाया आपको कौन सा पढ़ाया था, याद करो, हमने आपको पढ़ाया था सीसा संचायक सेल, और लास्ट में आपका ईंधन सेल। और ईंधन सेल आपको बता दें कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ईंधन सेल, शुष्क सेल, इनमें से कुछ ना कुछ आपसे पूछा ही जाएगा, या फिर सीसा संचायक सेल पूछा है। इन तीन सेलों में से एक सेल कोई आना ही आना है पक्का। ईंधन सेल आएगा तो ईंधन सेल में ये डायग्राम मत भूलना, डायग्राम बनाना है, और बाकी जो इसमें लिखना है वो हमने आपको बारी बारी से सारी चीजें लिख के बता दी। हाँ, इसमें ये भी पूछ लेता है, ईंधन सेल के लाभ पूछ लेता है, और ईंधन सेल की सीमाएं। तो ईंधन सेल के लाभ लिख दिए हैं, सीमाएं आपको मौखिक रूप से बता दी हैं। तो बच्चों ये सीमाएं आप अच्छे से तैयार कर लेना, और ईंधन सेल को तैयार कर लेना। आप ईंधन सेल को तैयार करके ही जाना है आपको एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों आप लोग बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि समय आपका काफ़ी नज़दीक आ चुका है परीक्षा का। तो इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।